हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। बहुत हाई डिमांड टॉपिक चल रहा था महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस। तो यहाँ पर इसलिए मैं इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि महाराष्ट्र में क्या पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। अगर हम 2019 के असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं तब भी पॉलिटिकल क्राइसिस की कंडीशन जो है वो महाराष्ट्र में बनी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे स्टेट्स को भी देख सकते हैं जहाँ समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस की कंडीशन बनती है। तो क्या होते हैं ये पॉलिटिकल क्राइसिस, वो हम जानेंगे। हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे, फ्लोर टेस्ट के बारे में जानेंगे और ये सभी जो बातें हैं आप इसको जीएस पेपर 2 राज्य व्यवस्था खंड से राज्य व्यवस्था के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। और वन लाइनर फैक्ट तो आपको यहाँ पर मिलेंगे ही। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज का विषय बना हुआ है, क्या उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिर जाएगी, क्या वापस से असेंबली इलेक्शन यहाँ पे कराने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 साल हो गया है उद्धव सरकार को महाराष्ट्र में रूल करते हुए या सरकार बनाए हुए। यहाँ पे आप इस तरीके से लाइन भी चल रही है, वर्षा से मातोश्री। वर्षा का मतलब क्या है, जो हमारा सीएम है, सीएम जो हाउस है ना, आधिकारिक हाउस है महाराष्ट्र में, उसका नाम वर्षा है। और मातोश्री क्या है, मातोश्री उद्धव ठाकरे का आवास है, घर है जहाँ पर वो रहते हैं। तो वर्षा से मातोश्री, इसलिए इस तरीके से लाइन भी चल रही है। और महाराष्ट्र का सियासी संकट, तो इन सभी विषयों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे जो लोग भी इस मुद्दे को डिटेल में समझना चाहते हैं, आखिरकार माजरा क्या है। तो हम पूरी कहानी को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हम 2019 के असेंबली इलेक्शन पे बात करेंगे। अच्छा, असेंबली इलेक्शन से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा का है तो वो भी पीएम बन सकता है, अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का है तो वो सीएम बन सकता है, और अगर कोई व्यक्ति जो है वो ना राज्यसभा का है ना लोकसभा का है तो भी वो पीएम बन सकता है। 6 महीने के अंदर उसको किसी सीट पे जीत हासिल करनी होगी। उसी प्रकार कोई व्यक्ति है जो विधानसभा और विधान परिषद का नहीं है लेकिन वो सीएम बन सकता है, उसको 6 महीने के अंदर विधान परिषद या विधानसभा के इलेक्शन जीतकर अपनी सीट हासिल करनी पड़ेगी। तो उनमें से ही है उद्धव ठाकरे। मतलब उद्धव ठाकरे जी जब सीएम बने थे तो विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर नहीं थे। 6 महीने के बाद जो बाईपोल होता है, उपचुनाव होते हैं, उसके बाद वो जीतकर आए थे। तो ये बातें आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट करनी चाहिए। तो आइए हम असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं 2019 में महाराष्ट्र में। तो अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 288 सीट, मतलब +1 289 हम बोल सकते हैं। तो 288 सीट है जिनमें चुनाव होते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं। और अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो मेजोरिटी सीट चाहिए है 145। मतलब वो मैजिक नंबर क्या है जिसके कारण सरकार बन सकती है, तो आंसर हो जाएगा 145। इसको हमने मैजिक नंबर कहा है। जिस भी पार्टी के पास 145 सीट होंगी वो महाराष्ट्र में सरकार को बना लेगा। लेकिन 2019 के जब चुनाव होते हैं तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 105 सीट्स, शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीट मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है जिसके पास मैजिक नंबर का आंकड़ा हो, मतलब 145 हो। तो अब एक ऑप्शन बनता है कि आपको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, 2 या 3 जो हमारी पार्टीज है उनके साथ अलायंस बनाना पड़ेगा। इसके पहले की अगर घटना देखते हैं तो इसके पहले शिवसेना और बीजेपी अलायंस बना के महाराष्ट्र पे रूल कर रही थी और महाराष्ट्र में गवर्नमेंट को संभाल रही थी। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा था कि शिवसेना भी चाहती थी कि उनका जो उद्धव ठाकरे जी है वो सीएम बने, वही बीजेपी की तरफ से फर्नांडिस थे जो यहाँ पे सीएम के लिए थे। तो यहाँ पे इस बार जो अलायंस हुआ था 2019 में वो शिवसेना और बीजेपी का अलायंस नहीं हुआ था। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो है वो अलायंस बना लिया था और उनके पास ये मैजिक नंबर 145 का आंकड़ा हो गया था। और उसके बाद जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी वो इस गठबंधन की सरकार की थी और जिसको नाम दिया गया था एमवीए मतलब महाविकास अघाड़ी, जिसमें आप देख सकते हैं आईएनसी है। आईएनसी के अलावा एनसीपी और शिवसेना शामिल थी क्योंकि इनको मैजिक नंबर मतलब 145 का आंकड़ा मिल गया था। और उसके बाद जो सीएम बनाए गए थे वो उद्धव ठाकरे जी को बनाया गया था। इतनी चीजें हमको क्लियर हुई कि ये पहले भी क्राइसिस एक समय हुआ था क्योंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार के सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं। और यहाँ पे एक एलिगेशन ये भी है उद्धव सरकार पर कि जब से उद्धव ठाकरे जी सीएम बने थे तो वो वर्षा में कम मातोश्री में ज़्यादा रहते थे। तो जो और दूसरी पार्टी के एमएलएज हैं, अगर उनको उद्धव ठाकरे जी से मिलना है तो वो वर्षा में उनसे मुलाकात हो नहीं पाती थी। और जब वो मातोश्री जाते थे तो उनको कई घंटे वेटिंग में वेट करना होता था और उसके बाद भी उद्धव सरकार से जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं हो पाती थी। और उनके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो रुके हुए थे, जबकि उनकी पार्टी के जो एमएलएज हैं उनके सारे काम लगातार चल रहे थे और उनसे मुलाकात भी उद्धव ठाकरे की हो रही थी। तो इस तरीके से दूसरे जो विधायक हैं जिन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है उन्होंने उद्धव ठाकरे पे जो है वो एलिगेशंस भी लगाए थे कि हमें बहुत ज्यादा वेट करना होता था उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए। तो ये बात भी यहाँ पे सामने आई। अब कितना सही है कितना झूठ है वो तो बात की चीजें हैं। आइए हम थोड़ी सी बातों को और यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और कंडीशन क्या हुई, अब यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। अब कोई असेंबली बनती तो उसका एक स्पीकर होता है, जैसे कि अभी हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, वैसे हमारे जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा के भी स्पीकर होते हैं। तो यहाँ पे जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो स्पीकर नाना पटोले जी को बनाया गया था। ठीक है, नाना पटोले जी जो कि कांग्रेस के थे, और उन्हें महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाया गया था 2019 में। ठीक है, मामला ठीक था। लेकिन 2020 तक इन्होंने क्या किया, नाना पटोले जी ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद जो विधानसभा स्पीकर का पद था, पोजीशन थी, वो वेकेंट थी, वो खाली थी, और अभी तक वहां पर इलेक्शन नहीं कराए थे। मतलब कोई भी व्यक्ति विधानसभा का स्पीकर महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके पास आ जाती है, डिप्टी स्पीकर के पास आ जाती है, क्योंकि स्पीकर है नहीं तो कार्यभार कौन संभालेगा, डिप्टी स्पीकर संभालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि डिप्टी स्पीकर के पास बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जिम्मेदारी आ गई है। और डिप्टी स्पीकर कौन है, तो एनसीपी के लीडर हैं जिनका नाम है नरहरी जी। तो नरहरी जी अभी डिप्टी स्पीकर है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के। कैसे इनके पास इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, अगर किसी व्यक्ति पे या किसी पार्टी पे के मेंबर्स पे दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा, इस बात का निर्णय कौन करता है, तो स्पीकर करता है। और स्पीकर जब प्रेजेंट नहीं है तो पूरा कार्यभार जो है वो डिप्टी स्पीकर के पास है। तो इस केस में उद्धव ठाकरे जी ने 12 एमएलए की लिस्ट जो है वो डिप्टी स्पीकर को दी थी कि आप इन सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से क्रूशियल रोल जो है वो डिप्टी स्पीकर के हाथों में है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करना है या नहीं करना है, इस बात की पुष्टि करेंगे। चलो, इतनी चीजें हमें क्लियर हुई। आइए अब थोड़ी सी और बातें हम क्लियर करते हैं। अब यहीं पर जो ये गठबंधन की सरकार है और शिवसेना के बहुत पुराने लीडर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी, नाम सुना होगा काफी, कोई भी न्यूज चैनल देखो तो एकनाथ शिंदे जी का पोस्टर, वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये शिवसेना के लीडर रहे हैं, और जैसा कि इनके बारे में, एकनाथ शिंदे जी के बारे में बताया जाता है कि पहले ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, और 2004 में जो है वो एमएलए बनते हैं, और एमएलए के बाद वो लगातार 3-4 बार जो है वो एमएलए बनते हैं। तो काफ़ी पुराने लीडर जो है वो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एकनाथ शिंदे जी ने क्या किया, एकनाथ शिंदे जी की जो विचारधारा है वो एकदम हिंदुत्व की तरफ है, मतलब बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच होती है। तो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जो हमारी शिवसेना है वो बीजेपी की तरफ अलायंस बनाए, ना कि एनसीपी और कांग्रेस की तरफ अलायंस बनाए। एक सिंपल शब्दों में ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की जो विचारधारा बाबा साहब ठाकरे जी की थी, बाला साहब ठाकरे जी की थी, उसी विचारधारा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी या बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ शिवसेना ज्यादा मैच खाती है एज कंपैरिजन टू कांग्रेस एंड एनसीपी। तो यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने रिवेल कर दिया। उन्होंने जो है वो पार्टी के कई एमएलए के साथ पहले सूरत चले गए, और फिर असम में गुवाहाटी में चले गए। तो उसके बाद जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे महाराष्ट्र के नरहरी जी, उन्होंने अजय चौधरी जी को बना दिया है शिवसेना का ग्रुप लीडर। इसके पहले शिवसेना के ग्रुप लीडर कौन थे, एकनाथ शिंदे थे। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जी बहुत ही पावरफुल लीडर रहे होंगे शिवसेना के। तो लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर रिवेल कर दिया है पार्टी को छोड़कर, और एमएलए के साथ पहले सूरत और अब गुवाहाटी चले गए, तो उसके बाद अजय चौधरी जी को शिवसेना का ग्रुप लीडर बना दिया गया है। ये बात यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के द्वारा कही गई है। अब एकनाथ शिंदे जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एकनाथ शिंदे जी पहले 20 एमएलए के साथ सूरत गए थे, और फिर अभी वो जो है वो रेडिसन ब्लू होटल गुवाहाटी असम में है, और ऐसा बोला जा रहा है कि उनके पास 42 एमएलएज हैं। इन 42 एमएलएज में से 35 एमएलएज जो है वो शिवसेना के हैं, और रिमेनिंग जो एमएलएज हैं वो निर्दलीय या इंडिविजुअल हैं। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे नजर डालना चाहती हूँ कि अभी आपको मैंने एक डायग्राम छोटा सा दिखाया था, ये इसमें देखो दिख रहा है कि शिवसेना के पास कितनी सीट है, 56 है। अगर इन 56 सीटों का मैं 2/3 निकालती हूँ तो लगभग 37 सीट्स। अगर यहाँ पे 37 एमएलए शिवसेना के जो है वो एकनाथ शिंदे जी की तरफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे इन विधायकों पे कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया राम गया राम या फिर दल बदल विरोधी जो कानून है, वो कहता है कि जब 2/3 लोग एमएलए जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उसको मर्जर माना जाता है, ना कि एंटी डिफेक्शन माना जाता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जी अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है, सोर्सेज जो है या न्यूज चैनल है वो कह रहा है कि 6 दिन की बुकिंग असम में होटल्स में कराई गई है, और अभी भी 3 दिन जो है वो बुकिंग के बाकी हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे जी वेट कर रहे हैं कि अभी हमारे पास 35 एमएलए जो है वो शिवसेना के हैं, अब हमारे पास 2 एमएलए और आ जाए, तो क्या उसके बाद इस सरकार बनाना चाहते हैं? और एक्चुअली जो शिवसेना का जो स्टेटस है उसके बाद किसको मिल जाएगा, एकनाथ शिंदे जी की सरकार को मिल जाएगा, ना कि उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उसको शिवसेना उसके बाद नहीं कहा जाएगा। समझ रहे हो ना? तो एंटी डिफेक्शन लॉ अभी लगाया जा सकता है,
इसलिए अभी कोई भी बात यहाँ पे उन एमएलएस के द्वारा नहीं उठाई गई है। इसलिए एमएलए ना ही फ्लोर टेस्ट की बात कर रहा है, ना ही एमएलए ने साइन करके लेटर लिख के गवर्नर को भेजा है। ऐसी कुछ भी एक्टिविटी को नहीं दर्ज कराया है। तो लोग अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी और बाकी सारे एमएलए वेट कर रहे हैं कि हमारे पास 37 एमएलएस हो जाए और फिर हम एक बहुमत की तरह पार्टी उभर कर आए और फिर हम यहाँ पे सरकार बनाए। इसलिए अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि जब 37 हो जाएंगे ये लोग तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आई है। तो इस तरीके से ये पूरा क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो यहाँ पे पहले तो उद्धव ठाकरे जी ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे, जबकि यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो बीजेपी के साथ मिलती है, तो आप बीजेपी के साथ अलायंस बनाओ। अगर अलायंस नहीं बनता है तो क्या एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो अपनी नई पार्टी के साथ उभर के आएंगे? क्या यहाँ पे मिड में ही इलेक्शन को करवाना पड़ेगा, या फिर फ्लोर टेस्ट में मेजोरिटी प्रूफ कर पाएंगे उद्धव ठाकरे जी या नहीं? ये सारी चीजें अभी देखने के लिए आगे आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस कंटिन्यू टू प्ले आउट विद अ शिवसेना हेडेड फॉर स्प्लिट एंड चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे पॉसिबली लूजिंग मेजोरिटी। तो यहाँ पे हो सकता है कि जब फ्लोर टेस्ट कराया जाए तो मेजोरिटी जो है वो लूज कर जाए उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब विधान परिषद के इलेक्शन हुए थे तो विधान परिषद के इलेक्शन में भी बहुत सारी क्रॉस वोटिंग हुई है। मतलब शिवसेना के जो एमएलएज हैं या एनसीपी के लीडर्स हैं उनके द्वारा बीजेपी के फेवर में वोटिंग किया गया है। मतलब 10 में से 5 सीट जो है विधान परिषद की वो बीजेपी को मिल गई है। इसके अलावा भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या राज्यसभा के इलेक्शन की हम बात कर रहे थे ना, तो राज्यसभा में भी जो लोग चुन के जाते हैं वो एमएलए के द्वारा ही चुन के जाते हैं, तो उसमें भी क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को फेवर देखा गया है। मतलब इस बात से पहले ही इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि जो मेजोरिटी है या वीक होते जा रही है, यहाँ पे जो एमवी कह सकते हैं, एमबीए, या फिर आप जो कह सकते हैं कि ये जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट है वो वीक होते जा रही है, वो मेजोरिटी उनका या क्रॉस वोटिंग जो है वो बीजेपी की तरफ देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पे जब फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा तो क्या उद्धव ठाकरे यहाँ पे लूज कर जाएंगे मेजोरिटी? क्योंकि यहाँ पे हमारा आर्टिकल 174 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर गवर्नर चाहे तो हमारे जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व कर सकता है ना। और यहाँ पे अगर उसको लगता है कि मेजोरिटी नहीं है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के पास तो वो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए भी कह सकता है। तो गवर्नर के पास ये राइट होते हैं, क्योंकि गवर्नर ही है जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे गवर्नर मतलब भगत सिंह कोश्यारी जी, हालांकि वो अभी कोविड पॉजिटिव है, तो क्या आने वाले समय में कैबिनेट की सिफारिश पे यहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है? और अगर उद्धव सरकार अपनी मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाती तो उनकी सरकार गिर जाएगी, या हो सकता है कि वापस से वो एमएलए शिवसेना में शामिल हो जाए और सरकार ना गिरे, या फिर अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ हो जाए। क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही थी, मैं न्यूज़ चैनल देख रही थी कि जो फर्नांडिस हैं उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। तो क्या बीजेपी यहाँ भी शामिल होना चाहती है या अपनी सरकार बनाना चाहती है? वो सब चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कर लेते हैं, जिसको हम दल बदल कानून कहते हैं। बेसिकली राजीव गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया था और हमारे संविधान में 52 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया था। हालांकि जब एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया था तब बोला गया था कि 1/3 व्यक्ति अगर किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन बाद में हमने 2003 में 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और उसके बाद हमने कहा कि 1/3 नहीं, 2/3 व्यक्ति, अगर किसी पार्टी से 2/3 व्यक्ति जाते हैं और दूसरी पार्टी में या दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में एंटी डिफेक्शन या दल बदल विरोधी कानून अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करती तो आपको ये हमारे संविधान के 10th शेड्यूल या फिर 10वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी हो, बार बार सरकार गिरे ना, बार बार इलेक्शन ना कराना पड़े, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को राजीव गांधी के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके अलावा ये तो हमने फ्लोर टेस्ट देखा। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है विच इज कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। अब कंपोजिट फ्लोर टेस्ट कब कराया जाता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन क्लेम करते हैं कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो उस केस में अब मेजोरिटी क्लियर जब नहीं हो रही है तो उस केस में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है। वॉइस वोट होते हैं या फिर डिवीजन वोटिंग कराई जाती है। डिवीजन वोटिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से या बैलेट पेपर से या स्लिप के जरिए वोटिंग कराना। तो यहाँ पे जिसके पास फिर मेजोरिटी होती है और फिर वो फ्लोर टेस्ट जीत जाता है और फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद वो अपनी सरकार बना सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग टेस्ट समय समय पर कराए जाते हैं जब लगता है गवर्नर साहब को कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। और फ्लोर टेस्ट कराने के लिए यहाँ पे जो एमएलए बागी विधायक हैं, जो 35 अभी बागी विधायक हैं जो कि असम में गुवाहाटी होटल में
में है वो अगर गवर्नर को एक लेटर लिख के भेजे कि हम समर्थन नहीं करते हैं उद्धव सरकार को और अपने साइन करके भेजे, तो उस केस में यहाँ पे जो है वो फ्लोर टेस्ट हो सकता है। और अगर वो लोग लेटर लिख के नहीं भी भेजते हैं तो भी यहाँ पर अपनी स्वविवेक से जो है वो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या सीन चल रहा है, क्या एकनाथ शिंदे जी चाहते हैं, क्या वो अलग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस हो, या जो भी सिनेरियो है वो आपको आने वाले कुछ ना कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है फ्लोर टेस्ट हो जाए, हो सकता है वापस से इलेक्शन हो जाए, कुछ भी कहा जा सकता है। ये सियासी है, ये सियासत है, हो सकता है बीजेपी उभर कर आ जाए, कुछ भी कहा जा सकता है। हम इसको आगे वाले समय में देखेंगे जैसा भी होगा। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड या एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी 1990 में, उस कमेटी का नाम क्या है? केलकर कमेटी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी है, एस के मांझी कमेटी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो उस एक कमेटी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आगे के सेशन में इसी तरीके के कुछ और बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।